अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज बहुत सारी बातें करने को हैं, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं और उनमें से एक डिस्कस करने वाला टॉपिक है ईद कुर्बान। हाँ, पहले तो आपने बताया कल आपने मंडी का विजिट किया और आपने काफी सारी मंडियां कवर कर ली होंगी अब तक। कहाँ कराची में मंडियां लगी हुई है, सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है और कल आप जहाँ थे वहाँ का जरा पूरे मुल्क में इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर जगह पर छोटी बड़ी मंडियां सजी हुई हैं और उन मंडियों के साथ जो है वो लोगों की अटैचमेंट है और जो लोगों की एक मोहब्बत का तरीका होता है ना, जो जानवरों से मोहब्बत करते हैं वो बड़ी काबिल गौर है। खासतौर पर लिविंग इन कराची, तो कराची के अंदर 14 मुकामात पर मुर्तज़ा वहाब साहब ने इजाज़त दी, एनओसी दी है KMC ने कि जहाँ पर आप मंडी लगा सकते हैं। सबसे बड़ी मंडी सस्ती है, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है सुपर हाईवे के ऊपर। पहले ये जो है सुपर हाईवे पे होती थी, अब ये नॉर्दर्न बाईपास पर है। इसका नाम रखा गया मवेशी दोस्त मंडी, नॉर्दर्न बाईपास। और यहाँ पर मतलब इस वक्त अभी तक हमने देखा कि 20 पूरे स्क्वायर्स बनाए गए हैं, पोर्शंस हैं और बड़े से बड़ा जानवर और छोटे से छोटा जानवर, तमाम रंग नस्ल के तमाम शहरों से लाए गए जानवर यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ा एक अलग किस्म का मुनफरद किस्म का माहौल होता है। कल रात हम प्रोग्राम करने गए और पूरी रात हम वहाँ पर रुके, सुबह फजर की अजानों तक हम वहाँ पर रहे। मैंने एक चीज़ नोट की, मंडी इंतज़ामिया बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा। और उस मंडी इंतज़ामिया की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सफाई सुथराई का ख्याल भी रखा हुआ है। अच्छा, वेटनरी डॉक्टर्स भी हैं। वेटनरी डॉक्टर्स की बात करी थी, कोई हेल्थ फैसिलिटी, कोई इमरजेंसी किट, और फिर जैसे गर्मी है तो उस हिसाब से हीट वेव का जो खदशा रहता है। बड़ी मजे की मैं आपको बात बताऊं कि मंडी के अंदर एक केस सामने आया है कि वो जाली ना प्लास्टिक के दांत लगाकर किसी व्यापारी ने फरोख्त कर दी, तो वो शख्स लेकर उस मंडी में वो जानवर वापस आया, उस व्यापारी को भी मंडी से बाहर निकाल दिया गया और फौरन से जो आम शहरी उनका पैसा जाया होने से बचाया और जानवर भी वापस हो गया। अब ये सारा क्रेडिट जाता है मंडी इंतजामिया को। मतलब अभी तक मैंने मंडी इंतजामिया की अभी ऐसी कोई अमली तौर पर तारीफ करने का नहीं सोचा था, लेकिन कल जब वहां पर गए हमने इंतजामात देखे बड़ी कड़ी निगरानी में, सख्त, क्योंकि पूरे मुल्क से आए हुए होते हैं व्यापारी, आपको नहीं पता कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, लेकिन इतना डर और खौफ होता है व्यापारियों को कि अगर हमने कोई दो नंबरी की आप ये नहीं कि वापस कर ले और बैठे रहे वहां पे, वहां से उठा के उनको बाहर फेंक दिया। अरे भाई, मैंने सोशल मीडिया पे खुद देखा, वो भेड़ की खाल के अंदर मिट्टी के वो पैकेट्स डाले हुए ताकि वो मोटी लगे और उसकी खाल को ऊपर से सिया हुआ है। मैंने कहा ये क्या तरीका है, ये कौन सा आप बेच रहे हैं जानवर। लेकिन अगर आप इस मंडी में जाएंगे तो 2 नंबरी का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सारे 1 नंबर बड्डे ऊपर बैठे हुए हैं और वो निगरानी कर रहे हैं। और मीडिया सेल की अगर हम बात करें तो जो मीडिया सेल, हर साल मीडिया सेल होता है, इस बार भी मीडिया सेल बड़ा जबरदस्त बनाया गया है। मीडिया सेल के जो बंदे हैं, अतीक भाई हैं, माजिद हैं, इख्तिदार भाई हैं, जकी हैं और बहुत सारे और हमारे दोस्त यार हैं, तो उन्होंने भी बड़ा एक अच्छा निज़ाम बनाया है कि कोई भी कैमरामैन जाता है, कोई भी रिपोर्टर जाता है, कोई भी चैनल से कोई एंकर जाता है, उसको पहले बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसके बाद फिर उसके साथ साथ जाते हैं, उसको बताते हैं ये हमने यहाँ पर मंडी में जानवर हैं, यहाँ बकरे हैं, यहाँ ऊँट हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छा, मतलब बकरों का, गाय का, ऊँट का, सबका पोर्शन अलग अलग, सबके पोर्शन अलग है। अच्छा, दूसरा ये भी मुझे बताइए कि जब आप मंडी गए तो आजकल होता है ना कि किसी कोई मशहूर जानवर है उसके नाम से उसको पुकारा जाता है, तो कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा यूनिक सा जानवर आपने देखा मंडी? भाई वहाँ पर हमने सुल्तान भी देखा, वहाँ पर हमने बादशाह भी देखा, वहाँ पर हमने पांडा भी देखा, वहाँ पर हमने शहजादी भी देखी, वहाँ पर हमने मटकू भी देखा, वहाँ पर हमने शेरू भी देखा और वहाँ पर हमने जो है वो एक और जानवर था, उसका नाम इन्होंने रखा था चितकबरा। बड़े प्यारे प्यारे जानवर थे और मजाक से एक अगर अजराए तफन्नुन अगर हम बात करें, कुछ बकरों के नाम उन्होंने पॉलिटिशियंस पे रखे हुए थे। तो अब हमने कहा कि ये क्यों रखा हुआ आपने नाम, तो उन्होंने कहा देखें आप इस जानवर की खासियत पे न जाए, ये गुसीला है तो ये इस तरह, ये बावला है तो ये इस तरह है, और ये थोड़ा सा शर्मीला है तो ये इस तरह। मैं नाम नहीं लूंगा पॉलिटिशियंस के, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है। सबसे बड़ा जानवर देखा आपने जो वजन में भी और कद में भी बहुत ऊंचा और कीमत भी बहुत ज्यादा हो? बिल्कुल ऐसा ही है कि हम गए, जब जैसे ही आप मंडी के अंदर जाते हैं तो सबसे पहला स्टॉल लगा हुआ है, जो टेंट लगा है वो है आफरीदी कैटल फार्म का। बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं और बड़ा पुराना हमारा इनका साथ है, हम इनके कैटल फार्म्स भी जाते रहते हैं, खुद ये जानवरों को पालते हैं, खुद उनसे मोहब्बत करते हैं। इनकी जानवरों की खासियत ये कोई मोरा नहीं डला होता,
ऐसे फिर रहे होते हैं, कोई भागती नहीं, कोई एग्रेशन मतलब नहीं होता। क्या वो सुधाए हुए होते हैं, ऐसा क्या होता है कि वो घर के जैसा पला हुआ होता है ना, कि हाँ। हर इंसान से मानूस होता है। अच्छा। तो जैसे घर में बिल्लियां पली होती हैं, वो अच्छा, ज्यादा अच्छा। एग्रेसिव नहीं होती, इसी अच्छा, तरह ये अच्छा। जानवर एग्रेसिव नहीं होते, इनको खुला छोड़ देते सही, हैं। सही। फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, इनसे प्यार कर रहे हैं। तो वहां पर मैंने एक जानवर देखा और हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर भी चलाया। एक था, उसका नाम था ब्राउन $1, नहीं बल्कि उसका नाम था डॉलर, और दूसरे का नाम था काला बादशाह। अच्छा, तो वो दोनों सबसे ऊंचे तवील कदो कामत थे और उनकी कीमतें भी बहुत आसमानों पे छू रही थी। अच्छा, मैंने एक चीज देखी सोशल मीडिया पर कि जब जानवरों को ऑफलोड किया जाता है ना, उस टाइम हादसात का बहुत चांस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इतना बुरा एक मंजर देखा, अच्छा खासा तगड़ा बैल, वो जो है उसको लोगों ने मतलब ऑफलोड करने के टाइम उसका वो दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन आसपास कोई मौजूद नहीं था, और वो जानवर खुद से छलांग लगाकर, जैसे ही उसने नीचे से आने के बजाय साइड से छलांग लगाने की कोशिश की, उसकी टांग उस जाली में फंस गई और वो पूरा अपना वजन समेत नीचे लटका हुआ था, और बाद में क्या हुआ कि उसकी टांग टूट गई। तो इस तरह के वाकयात पेश आने से पहले ही उन जानवरों को पहले से उनको एंटरटेन करना चाहिए ना, उनको देखना चाहिए। जैसे ही आपने दरवाजा खोला, आप उनको ये तो देखे ना कि वो कहीं भाग ना जाए, कुछ ना करने, इस तरह तो आपने लाखों का जानवर जाया कर दिया। अच्छा, ये चीज हमने मंडी में भी नोट की कि जानवर बेजुबान होते हैं, वो सहमे हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, क्योंकि इतना रश होता है लोगों का। वो इंसानों को देख के डर रहे होते हैं। इंसान उनसे शायद नहीं डरते इतना, लेकिन वो सहम जाते हैं। खासतौर पर जब आप इंक्लाइंड पोजीशन में जानवर को गाड़ी में चढ़ाते हैं या शेजोर ट्रक में चढ़ाते हैं, वो नहीं चढ़ पा रहा होता, तो आप उसका मोरा पकड़ के खींच रहे होते हैं, पीछे से दुम मोड़ रहे होते हैं, पीछे से थपकियां दे रहे होते हैं, वो अल्लाह अल्लाह करके जैसे तैसे चढ़ जाता है। जब वो नीचे उतर रहा होता है तो कहीं पे भी किसी भी इलाके के अंदर हम क्या देखते हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और जब उसको उतारते हैं तो खुदारा आप लोगों से गुजारिश है कि जख्मी जानवर की तो कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। बिल्कुल, आपके सारे पैसे, मेहनत सब बर्बाद, और जानवर को जो तकलीफ होगी, इनकी कोशिश ये होती है लोगों की कि यार हमारा जो जानवर है ना, वो छलांग लगाकर उतरे, और इतनी लंबी छलांग लगाए जितनी लंबी थ्रो करते हैं अरशद नदीम साहब ना। तो इनकी कोशिश ये होती है आराम से उतारे, सब्र और तहम्मुल से। आपका कुर्बानी का जानवर है, सुन्नत इब्राहिमी है, एक फरीजा है जो साहिब इस्तात लोग हैं। ऐसे ट्रेंड सेट नहीं किए जाने चाहिए जो आप दिखावा तो कर लें, लेकिन क्या हुआ कि बाद में कोई नुकसान हो गया तो कुर्बानी की जो रूह है वो असल कुर्बानी भी ज़ाय गई, आपकी नीयत भी अल्लाह को पहुंचती है, वो भी बेकार गई, और लेकिन अफशीन जानवर को भी नुकसान। बड़े शौकीन लोग हैं, मैं कहता हूँ कि शौकीन की जन्नत है। जिस मंडी में हम गए थे, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं जानवरों से। कौन कहता है कि कराची वाले मोहब्बत नहीं करते जानवरों से? छोटे छोटे बच्चे, कोई मेरे गुर्दे तक आ रहा था, कोई मेरे घुटने तक आ रहा था, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, प्यारे प्यारे। वो कह रहे हैं हम 8 घंटे से आए हैं, कोई कह रहा है कि हम सुबह से आए हैं, रात हो गई है। हाँ, बहुत शौक होता है भाई पसंद का जानवर ढूंढेंगे। अब आजकल तो हमारी एक रोड है, एक गली है, तो गली में सब लोगों ने अपनी चारपाइयां बिछाई हुई हैं, ऊपर टेंट लगाए हुए हैं, और ना उनके जानवर आराम से, और वो खुद भी रात भर वहीं सो रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी है, तो खुले आसमान के नीचे आराम से सो रहे हैं गलियों में। और जो है जानवर भी उनके, मतलब आपको जानवर का शौक है? अच्छा लगता है, जाहिर है। दूर दूर भागती हैं नहीं, दूर नहीं भागती, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गाय से थोड़ा सा मुझे, क्योंकि जाहिर है वो मुझसे एक बड़ा जानवर हो, तो मुझे जरा डर लगता है कि आप गाय से डरती हैं, गाय आपसे डरती होगी। लेकिन मैं बकरों को प्यार कर लेती हूँ। अच्छा, बकरे हाँ, वैसे लड़कियों को ज्यादातर बकरे पसंद होते हैं। बिल्कुल, तो वो मैं क्यूट से होते हैं, छोटे से होते हैं, ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाते। खाना पानी वेरी गुड। तो फिर आज जो है वो मवेशी मंडी से आगाज हुआ, और आप लोग भी हमें हमारे सोशल मीडिया जो पेजेस हैं उसके ऊपर वीडियोस भेज सकते हैं कि आप लोग अगर अपने जानवरों को प्यार कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, या आपके जानवर में कोई यूनिक बात है, या फिर वो जैसे 2 टांगे ऊपर उठा के खड़ा हो जाता है, कुछ जानवर अजीब अजीब तरीके से चलते हैं, आप उस तरह के हमें दिलचस्प वीडियोस भेजें। हम अपने हमारे पास भी माशाल्लाह से ऐसे कुछ जानवर मौजूद हैं जिनके अंदर बड़ी खुसूसियात हैं, तो हम भी कुछ ईद के मौके पर जो है वो आपको दिखाएंगे वीडियोस, और कुछ तो हमारे ही चैनल का हिस्सा है, क्योंकि पलते हैं ना जानवर। तो हमारे मालकान के पास भी फार्म पर जो है वो है इस तरह के जानवर, वो भी हम दिखाएंगे, और कुछ जो है वो हमने खरीदे हैं। हाँ। तो वो भी हम आपको ईद वाले दिन दिखाएंगे कि ईद पर क्या जो है वो गहमा गहमी होती है। और ईद के प्रोग्राम को आपने देखना नहीं भूलना है। पहला जो दिन आएगा ईद का, और दूसरा और तीसरा सेम टाइमिंग के ऊपर, पहले दिन जो है वो हम आपको ये दिखाएंगे चांद रात को कौन सा जो है वो बछड़ा या बच्चियां खरीदी। चांद रात को मैं जाऊंगा बेसिकली ना, प्रोग्राम भी करेंगे हम वहाँ से लाइव, और हम मैं कोशिश करूंगा वहीं से जानवर खरीदें। चांद रात को ही जानवर खरीदेंगे ना आप भी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे खरीदेंगे।
बहरहाल प्रोग्राम का आगाज तो हो चुका है, लेकिन एक चीज रह गई है, वो है अच्छी बात। और अच्छी बात कौन बताता है? अच्छी बात बताती है हमारी अफशीन को होस्ट। तो अफशीन, आज की अच्छी बात क्या है? आज की अच्छी बात से अपने प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं और आपको बताएं कि जो कौमें हैं ना, वो इमारतों से नहीं बनती, सोच से बनती है। सोच तब बदलती है जब फर्द खुद को बदलने के लिए तैयार हो। और माशरे की तरक्की सिर्फ नारों या मंसूबों या वादों से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब हर फर्द अपनी सोच को बेहतर बनाने पर आमादा हो। और हम हर दिन दूसरों को बदलने की ख्वाहिश तो करते हैं, हम चाहते हैं कि निज़ाम बदले, लोग बदलें, मगर शायद हम भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी तब्दीली वो है जो हमारे अंदर से स्टार्ट होती है। बिल्कुल ऐसा, बहुत प्यारी बात की आपने। पहले विल पावर होती है, फिर पहले वो कहते हैं ना अपने गिरबान में झांको, फिर आप जब खुद देखते हैं कि मुझ में क्या कमी है, क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम जो है वो दूसरों को बदलने की बात कर सकते हैं। जब हम अपने अंदर मज़बूत तब्दीली लाएंगे तो खुद ब खुद सारी चीज़ें बदल जाएंगी। माशरे आइनों की तरह होते हैं, जो हम अंदर से होते हैं वही हम बाहर, वही कुछ बाहर नज़र आता है। और अगर सोच का ज़ाविया बदल जाए तो फिर जो है वो पूरा मंजर बदल सकता है और तरक्की की राहें खुल सकती हैं। क्योंकि तरक्की याफ्ता जो अक़वाम है, वो तरक्की याफ्ता मुल्क की जो है वो पहचान इसीलिए बनती है क्योंकि उनके लोगों की जो शक्लें होती हैं वो कलेक्टिवली इस तरह से आपको अच्छा, हमारे पास नुमाइंदा NGN न्यूज़ नुमान आजिज़ इस वक्त मौजूद हैं और वो जो सना यूसुफ है उसके कत्ल से मुतालिक हम बात करेंगे उनसे। सना जो टिकटॉकर है, उसके कत्ल से पहले जो आखिरी गुफ्तगू सामने आई थी, पुलिस के मुताबिक 22 साला टिकटॉकर उमर हयात उर्फ काका सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था, जिसके लिए वो बार बार राब्ता कर रहा था। लेकिन सना यूसुफ के इनकार पर वो तैश में आकर उसे गोली उसने मार दी। और एनी शाहिदीन के बयानात और मुख्तलिफ करीबी ज़राए के मुताबिक आखिरी मुलाकात के दौरान सना यूसुफ इस सूरत हाल को ये कहते हुए संभालने की कोशिश की है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है और यहाँ से चले जाओ, यहाँ CCTV कैमरे मौजूद हैं, यहाँ से चले जाओ। इसके बाद उमर ने सना यूसुफ पर गोली चला दी और जाए वक़ुआ से फरार हो गया। मतलब वो दिमाग बना के आया था, उसका जो जाहिल दिमाग था, उसने कहा था कि मैं मार के ही दम लूंगा। कहते हैं ना कि जो मुझे ना मिले वो किसी को ना मिले। ये जो मेंटालिटी ना, सिक मेंटालिटी, ये माशरे में पता नहीं यहाँ पर क्या है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। बिल्कुल, हमारे साथ रिजवान भी मौजूद है फैसलाबाद से, नुमाइंदा NTV न्यूज़, और उन्हीं से जान। रिजवान, जरा बताइएगा इस वक्त अपडेट क्या है आपके पास? उमर हयात उर्फ काका को गिरफ्तार कर लिया गया है और आले कत्ल जो है वो भी बरामद कर लिया गया है। फर्दर अपडेट्स क्या है इस वक्त? बिलाल, देखें, ये जो उमर हयात है जनावाला का रिहायशी था। जनावाला का एक इलाका है, जुमरा रोड, बहुत सा रिहायशी था। और इसका जो मेंटेलिटी आप कह लें या इसकी सोच जो थी, आम मर्द जो है, हर मर्द को बंदा इस तरह से तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुआशरे को खराब करते हैं, और ये उन्हीं लोगों में से था जो मुआशरे को खराब करने वाले थे। ये बार बार कोशिश कर रहा था सना यूसुफ से दोस्ती के लिए, लेकिन सना यूसुफ के इनकार के बाद इसने ये आखिरी कोशिश ये की कि सना यूसुफ को इसने मारने की कोशिश की और वहां पे जाके ये अपनी इस कोशिश में कामयाब हुआ। ये पहले 2-3 बार इसने कोशिश की, उसके साथ दोस्ती की, उसके साथ राब्ता करने की, वहां जाने की, लेकिन हर बार इनकार के बाद इस बार ये पक्का इरादा करके गया था कि इस बार या तो मैंने मतलब उसको मार देना है या मुलाकात करनी है। तो इसके वालिद से एक और चीज तो सामने आई है कि वालिद जो इसका था वो 16वीं ग्रेड का एक रिटायर्ड सरकारी अफसर था, सरकारी मुलाजिम था, और उसका ये बेटा था। घर में इसके हालात भी इतने खास जो है वो अच्छे नहीं थे। और इसके हवाले जो अली रिजवी साहब हैं IG इस्लामाबाद, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जो मुल्जिम है, इसके लिए सबसे पहले उन्होंने जड़ावाला में रेड किया और उसके बाद फैसलाबाद में रेड किया, और ये कत्ल करने के बाद वापस जड़ावाला में आकर रोबोश हुआ था और यहाँ से आके CIA इस्लामाबाद ने इसे गिरफ्तार किया है। और ये जो मुल्जिम है, ये मतलब 22 साल इसकी उम्र है, मैट्रिक इसने किया हुआ है। अच्छा, आप बता रहे हैं इसकी 22 साल की उम्र है, उमर हयात के वालिदैन से कोई मुलाकात हो सकी? कुछ उनका कोई बयान सामने आया? कैसी तरबियत की थी उमर की? क्या घर के हालात अगर सही नहीं थे, उसको बिल्कुल ही क्या छोड़ रखा था? क्यों उसके ऐसे दिमाग में इतना इश्तियाल था? क्या वजह थी कि वो उसने इस इंतहाई कदम को उठाने का उसने इरादा किया? और ये आपके वालिदैन से मुलाकात की कोशिश की गई है, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये पहले भी मतलब जज्बाती किस्म का लड़का था, और इसके अलावा जज्बाती होने के साथ साथ जब से इसने टिकटॉक पे वीडियो बनाना शुरू किया और दोस्तों के अंदर मतलब इसने कुछ इस तरह की बातें की हुई थी कि मेरे साथ फलां इन्फ्लुएंसर जो है लड़की वो रास्ते में है, फलां रास्ते में है, फलां रास्ते में है। और सना यूसुफ के लिए ये कहा करता था कि ये मेरी
क्रश है और मैंने इसको अपने रास्ते में लेकर आना है। और यही सबसे मेन जो वजूहत थी, दोस्तों में बैठकर बातें करना, उसी वजह से इसने जाके राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उस रास्ते में नाकाम हुआ और बिलाकर उसने ये इंतहाई कदम उठाया और जो फायरिंग करके सना यूसुफ को कत्ल कर दिया। ठीक है, जरा ये भी बताइएगा कि सना यूसुफ के वालिदैन का क्या कहना है, क्योंकि फुप्पो उसकी उस वक्त घर पे थी, उन्होंने ऑब्वियसली पहचाना है और फिर जियो फेंसिंग के जरिए और फिर लड़के को ट्रेस आउट किया गया है। वालदा को या फिर जो भी अहले खाना है उनको कभी सना यूसुफ ने इस तरह बताने की कोशिश की कि मुझे इस तरह का कोई थ्रेट मिल रहा है, मेरी जान खतरे में? देखें, जो सबसे पहले तो हम एफआईआर को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं। जो एफआईआर की गई है उसकी वालदा जो है, सना यूसुफ की वालदा जो है, ज़ौजा यूसुफ उनकी मुलगिस में दर्ज की गई है। और उनकी वालदा की अगर बात की जाए और उनकी फुप्पू की बात की जाए तो उनको सबसे पहले तो उन्होंने अपनी सेटिस्फैक्शन जो है उसका इजहार किया है पुलिस के ऊपर। और उसके बाद वालदा का ये कहना था कि ये लड़का 2 दिन पहले भी वहां पर गया था, उसके बाद भी वहां पे 1 दिन पहले भी वहां पे गया है, और जिस दिन ये वक़्त हुआ है उस दिन भी ये तकरीबन 4-5 बजे के लगभग वहां पे उनके घर के पास था। और बिल्कुल 7 से 8 घंटे तक वो उसके घर के बाहर उसने रैकी की। क्या उस 7 से 8 घंटे तक किसी पुलिस को कोई इत्तला नहीं मिली, कोई सिक्योरिटी फोर्स उसकी मदद के लिए नहीं आई, क्या हुआ? देखें, उनका ये कहना है कि हमने किसी पुलिस को इत्तला की ही नहीं इस बारे में, क्योंकि पहले भी लोग आते रहते हैं, फैंस आते रहते हैं, फैंस मुलाकात के लिए आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने किसी पुलिस स्टेशन में कॉल करने की जरूरत महसूस नहीं की। ये पहले घर के बाहर बैठा रहा है। 5 बजे करीब ये घर में दाखिल हुआ है, मौके की तलाश में रहा है। जब घर से लोग बाहर जाते हैं, जब वो घर से बाहर गए हैं तब ये घर में दाखिल हुआ है। घर में दाखिल होकर इसने 2 ही सवाल किए दोस्ती का, और मतलब उसके बाद जब उसने इनकार किया है तो उसने फायर मार दिया है और फौरी तौर पे यहाँ वहां से निकला है, भागा है। जिसकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो मंजर-ए-आम पर आई है और सीसीटीवी फुटेज जो है उसी के थ्रू ही इसे गिरफ्तार किया गया है, इसकी पहचान की गई और बाद में इसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार के बाद इससे जो सना यूसुफ है उसका मोबाइल फोन भी इससे बरामद हुआ है, जो वहां से ये लेकर भागा था। ठीक है, उसके अलावा आला कत्ल भी बरामद किया गया है। रिजवान एक सवाल का जवाब और दीजिएगा। ये जो आला कत्ल है, जो पिस्टल है जिसकी मदद से सना के सीने में गोलियां दाग दी गई हैं, ये जरा बताइएगा, ये गैर कानूनी वेपन है या अगर कानूनी है तो किसके नाम पर ये वेपन रजिस्टर्ड है? कैसे चलाना आया उसको, कहां से, वो कब से इस्तेमाल में था असलहा उसके? देखें, ये बहुत सी पहले भी मतलब कि ऐसी हम न्यूज कवर कर चुके हैं, स्टोरीज कवर कर चुके हैं, जिनमें हम देख रहे हैं कि कत्ल गारत गरी जो है खासतौर पर जिला फैसलाबाद में ये बहुत ज्यादा हो चुकी है। फैसलाबाद से हट के हम पूरे पंजाब की बात करें तो हर जगह पे जो इलीगल वेपन है उनकी तब्दील जो है वो एक आसान अमल बन चुकी है और मुख्तलिफ लोग जो है इस कारोबार से मुंसलिक हो चुके हैं। और जो पिस्टल इससे बरामद हुआ है, क्या नाम है इसका, उमर हयात, ये पिस्टल भी इलीगल वेपन है, इलीगल पिस्टल है। इससे बरामद जो हुआ है जिससे इसने उस लड़की को कत्ल किया है, टिकटॉकर सना यूसुफ को। और पुलिस का ये कहना है कि इस वेपन के अलावा मजीद जो इंकशाफात हैं उस हवाले से हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं और हो सकता है कि इससे कुछ और होशरुबा किस्म के इंकशाफात जो है उमर हयात से, जिनमें लड़कियों को हिरासत करना, जिनसी इस्तेसाल जो होते हैं, इस तरह के वाकयात जो है मे भी पॉसिबल है कि वो भी इस तरह के इंकशाफात जो है इस उमर हयात के सामने आ जाए। और पुलिस इसी हवाले से, इसी पहलू पे अब जो है तफ्तीश जो है इसका सिलसिला जारी है, क्योंकि सना यूसुफ का केस जो है वो तो बिल्कुल ओपन केस है और उसमें तो इसने एडमिट कर लिया है, ये तस्लीम कर लिया है, एतराज कर लिया है कत्ल का। वो तो एक तरफ से मतलब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका केस, वो क्लियर हो गया है। अब जो पुलिस इंटेरोगेशन कर रही है इस हवाले से कर रही है कि आया इसने मजीद लड़कियों को, टिकटॉकर्स को या अपने गली मोहल्ले में मौजूद जो मुख्तलिफ, क्योंकि ये एक जिनसी मरीज जो इस तरह का मरीज है। अच्छा, ठीक है रिजवान, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया कि आया सिर्फ ये सना यूसुफ को ही इसने धमकियां दी हुई थी दोस्ती करने के वजह से या फिर कोई और भी? एक सवाल और है, क्या ये 20 साल जो लड़का है उमर काका, 22 साल उर्फ काका, क्या ये अकेला ही इस तरह के काम करता था? ये इनका कोई एक ग्रोह है टिकटॉकर्स का या इन्फ्लुएंसर्स का, जो पूरे एक ग्रोह होता है, जैसे आपको मालूम है कि वो थ्रेड करते हैं, कहते हैं ना कि मैं इस लड़की को आज कत्ल करने जा रहा हूँ, या किसी को उसने पहले बताया वो दोस्तों में, या शेखी बकारी हो कि मैं इससे दोस्ती करता हूँ? बिल्कुल, ये पॉइंट बड़ा कमाल का पॉइंट है। इसमें जो आईजी साहब उन्होंने एक बात वादे की थी कि कम से कम 113 जो कैमरे हैं उनकी सर्विलेंस की गई थी और 113 कैमरों की वीडियोस को जमा करने के बाद इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। और सना यूसुफ का वाकया जो है वो इसने अकेले सर अंजाम दिया है, लेकिन उसके अलावा जो पुलिस अब इंटेरोगेशन कर रही है कि ये
मजीद किसी को हिरासत करने में या इस्तेहसाल करने में मुलव्वस तो नहीं है। तो इस हवाले से पुलिस की इंटरोगेशन जारी है, क्या ये बंदा अकेला ही ये काम करता है या इसके साथ मजीद भी ग्रुप शामिल है जो इस तरह से मिलकर इस तरह के जो इक़दाम हैं, इस तरह के कभी हरकत हैं वो करते हैं। इस हवाले से पुलिस का जो है इंटरोगेशन जारी है और इस हवाले से कोई भी जो बात करनी है, जो बात होगी वो इंटरोगेशन के बाद ही करना मुमकिन हो पाएगा। सही, ठीक है। तो अब ये जो उमर हयात है वो पुलिस की कस्टडी में है और उससे इंटेरोगेशन का सिलसिला जारी होगा। बिल्कुल कस्टडी में है और आज इसको जो है वहाँ पे जो मुकामी सिविल जज है उनकी अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा और थोड़ी देर में ये मतलब उसे पेश किया जाएगा और उसके बाद जो पुलिस है वो यकीनी तौर पर उसका रिमांड जो है जिस्मानी रिमांड को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। अच्छा, इस पे कोई जुवेनाइल कोर्ट में तो नहीं जाएगा ना इसका केस? नहीं, ये तो उम्र तो इसकी ज्यादा है। ये तो ज़ाहिर एडल्ट है और होशो हवास में इसने ओवर 18 है और ओवर 22 साल के होते हैं जो बिल्कुल जो है जो आम कोर्ट्स होते हैं वहीं पर चलते हैं और इसकी सजा जो है क्योंकि ये 22 साल है तो यकीनी तौर पे इसे सजाए मौत जो है वो सजाए मौत, और बल्कि इबरत का निशान बनाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह से कत्ल करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा माशरे का नासूर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद रिजवान हमें अपडेट करने के लिए। बाकायदा तौर पर अब आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी और खबरें भी हैं। मनासिक हज का बाकायदा आगाज़ हो गया है। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मक्का से मिना की जानिब रवा दवा हैं, जबकि मिना में ज़ोहर से कबल पहुँचेंगे और जुमेरात को सुबह तक वहीं पर क़याम करेंगे और आज़मीन हज मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे और रवा साल हज का खुतबा जो है वो उर्दू, अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों समेत 35 मुख्तलिफ ज़बानों में बराह रास्त तर्जुमे के साथ नशर किया जाएगा। और बिल्कुल हमारी स्क्रीन के ऊपर भी जो हज का खुतबा होगा जब वहाँ पर अदा किया जा रहा होगा, सुनाया जा रहा होगा, मुफ्ती साहब आएंगे ट्रांसलेट तो करने के बिल्कुल लिए। मुफ्ती साहब होंगे और वो उर्दू के अंदर बाकायदा तौर पर तर्जुमा करके भी आप लोगों को बताएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी और खबरें भी हैं, बात कर लेते हैं। कुछ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से जिनकी क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खत भी पेश कर दिया है। एंटोनियो गुतरेस ने तहामुल, मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर देने वाले बयानात और कोशिशों को सराहा है और बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ से सेक्रेटरी जनरल को आगाह किया है और पहलगाम हमले के बेबुनियाद और क़ब्ल अज़ वक्त इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया है। जबकि बिलावल भुट्टो ने जोर देकर कहा कि भारत के एक तरफा फौजी इक़दामात जिनमें आम शहरियों पर हमले, हलाकतें, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और सिंतास मुआहदे को मनमानी तौर पर मुअत्तल करना शामिल है, ये निहायत खतरनाक हैं और पूरे खित्ते के इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकते हैं। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के खात्मे, मुकालमे के फ़रोग़ और सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। तो इस वक्त बिलावल भुट्टो एज मतलब ठीक है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, लेकिन एज अ फॉरेन मिनिस्टर वो जो किरदार अदा कर रहे हैं जाकर बाहर अपने मौक़िफ़ को पेश कर रहे हैं। जो ये जंग हुई उसमें अब आगे जो है वो एंटोनियो गुतरेस को बता रहे हैं कि किस तरह we were से talking about Bilawal Bhutto Zardari. He's going to be a next prime minister, maybe or maybe not, but he is one of the best foreign minister we have ever seen. इतने young और इतनी तेजी से spontaneously वो अपने दलाइल के साथ बात करते हैं और उन्होंने की इंटरनेशनल फोरम पे जाकर अगर यूएन में ये बात कर रहे हैं वो तो सच अ गुड थिंग ना फॉर पाकिस्तान। उन्होंने ये भी कहा है कि सच है कि भारत जंग हार गया है। भारतीय हुकूमत को तस्लीम करने में 1 माह लगा कि हम इनके तैयारे मार गिराए हैं और पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। सरबराह पाकिस्तानी सिफारती मिशन बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में चीनी मीडिया को इंटरव्यू। ये बिलावल भुट्टो गए थे न्यूयॉर्क, जहां उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, भारत नहीं। हम उनके ख्वाहा हैं, भारतीय हर धर्मी पर आलमी बरादरी से राब्ते कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कहा और साथ साथ ये भी कहा कि अमन तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम डायलॉग में शामिल ना हो। आलमी बरादरी खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करे, जबकि मुस्तकिल जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी से किरदार अदा करने की अपील भी करते हैं। बिलावल भुट्टो ने सवाल किया है कि दौरान जंग कौन सा मीडिया अपने ही अवाम को गुमराह कर रहा था, भारत अपने ही अवाम से हकीकत क्यों छुपा रहा था। हाँ, भारत ने देखें, पहले तो बात है कि उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसके बाद फिर उसको अपने उस झूठ को, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 70 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वही भारत के साथ भी हुआ। फिर उसने अपने मीडिया पे भी अवाम को गुमराह किया,
फिर आगे चल के अब वो किसी को भी फेस करने के लायक नहीं है दुनिया में। अब हमारा तो सिफारती मिशन हर जगह जा रहा है और, अच्छा, लेकिन ये कि भारत कहीं भी बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी कैरिज्मेटिक सी पर्सनालिटी है और उनका कैरिज्मा ऐसा है कि हम उनको बचपन से देखते और सुनते आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि फॉरेन मिनिस्ट्री में इस शख्स का होना बहुत ज़रूरी है और वो शख्स है तारिक फातमी साहब। और तारिक फातमी साहब के हवाले से मैं बताता चलूँ कि भारत को सिफारती सतह पर बेनकाब करने का मिशन वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने दौरे रूस में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात की, जबकि तारिक फातमी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर प्यूटन को लिखा गया ख़त भी हवाले कर दिया। तारिक फातमी ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को वज़ीर आज़म की नई ख्वाहिशात से आगाह किया और रूसी वज़ीर ख़ारजा को दोतरफ़ा ताउन वसी करने के अज़म से आगाह किया। मुलाकात में तवानाई, कनेक्टिविटी, तिजारत पर बातचीत हुई और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को जनूबी एशिया की सूरत हाल से आगाह किया। तारिक फातमी ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश किया और कहा कि पानी का बहाव कम करने और सिंध-तास मुआहदे की मअतली से कशीदगी बढ़ेगी। बिल्कुल, रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया और रूसी वज़ीर ख़ारजा ने न्यू स्टील मिल्स के क़याम समेत दीगर अहम मंसूबों पर भी खुसूसी जोर दिया है और ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। आगे बढ़ेंगे, कुछ बहुत सारी और न्यूज़ भी है जो हम शामिल करना चाहते हैं, उसको भी शामिल करते हैं। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मार्के हक के तनाजुर में तलबा की बनाई हुई खूबसूरत पेंटिंग्स का मुशाहिदा किया और भारत के खिलाफ तारीखी फतह को पूरी कौम के ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त का समर करार दिया। बहुत ज़बरदस्त ये पेंटिंग्स है, इसमें जो ये जंग है बुनियानुल मरसूस उसको कवर किया है। तलबा ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए दिखाया है कि किस तरह से ये जंग हुई और पाकिस्तान ने इसमें फतह हासिल की। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब खिताब किया तो उसमें हालिया पाक भारत जंग के देरपा असरात और पाकिस्तान को हासिल होने वाले समरात पर भी बात की, जबकि उनका कहना था कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुनिया भर में पाकिस्तानी कौम और अफवाद की जुर्रत और पेशा वराना महारत को अया कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सबसे कदीम और बड़ी यूनिवर्सिटी में आना बाइस एहसास है और असातिज़ा कराम कौम के मेहमान हैं, इन्हें सलाम पेश करता हूँ। हालिया जंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम की अहमियत खुलकर सामने आई है और नौजवान ही मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। बिल्कुल जिस तरह से साइबर वॉरियर्स हमारे जो थे उन्होंने भी साथ साथ जंग में साथ दिया। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया है। पेशावर में अमन अमान की सूरत हाल पर जिरगे से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा है कि NFC अवार्ड को दोबारा देखने के लिए कमेटी बनाई है। बिल्कुल, अगस्त में NFC अवार्ड की मीटिंग होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुख्तलिफ मुतालबात भी किए हैं। जिरगे में अमायदीन ने जो बातें की उन पर गौर व फिक्र करके फैसले करने होंगे। जब तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खत्म नहीं होती, फंड जारी रहेगा। अच्छा, वफाक से जो कुछ हो सका वो करेगा ताकि मसाइल हल हों। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दिलेर और गयूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन सूबा है। अली अमीन गंडापुर ने NFC अवार्ड को रिव्यू करने की बात की है। कबायली मादीन और खैबर पख्तूनख्वा के लोग गैरतमंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने 1947 के रेफरेंडम में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। बिल्कुल ऐसे ही है और ये बहुत सारी कुछ पॉलिटिकल खबरें भी हैं, कुछ चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर की अगर बात करें, नवाज शरीफ साहब ने कराटे चैंपियन शाहिदा अब्बासी और साबरा गुल की मुलाकात हुई है और अपनी कामयाबियों और मुस्तकबिल के मंसूबों से साबिक वज़ीर आज़म को आगाह भी किया। जबकि नवाज शरीफ ने दोनों बाहिम्मत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बलूचिस्तान की ये नौनिहाल बेटियां कौम का फख्र हैं। बिल्कुल, बलूचिस्तान से ऐसा टैलेंट भी सामने आ रहा है और उन्होंने कहा कि मुल्क को ऐसी ही बासलाहियत और मेहनती नौजवान नस्ल की ज़रूरत है और मुस्तकबिल में भी उनकी भरपूर सरपरस्ती की जाएगी। बिल्कुल, अगर नवाज शरीफ की बात करें तो उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को शाबाशी देते हुए कहा कि लोग हमेशा नौजवान खुसूसन ख़वातीन की तरक्की के हामी जो है वो होते हैं और ख़ास तौर पे उनका भी यही विजन है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, कल तक हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ एलॉन मस्क खड़े हैं और एलॉन मस्क की आंख पर एक ना वो ब्रूज का निशान है और अभी जो ये खबर आई है उस पे हम बात करेंगे। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलॉन मस्क ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौशी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद कर दी है। अरबों डॉलर के टैक्स छूट को काबिल नफरत और नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। बिल्कुल, एलन मस्क ने कहा है कि ये पॉलिसी सिर्फ अमीर तबके को फायदा देती है, जबकि आम अमरीकी शहरी मजीद बोझ तले दब रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के कई अराकीन ने इस पॉलिसी के हक में वोट दिया। उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए क्योंकि ये आम लोगों के साथ खुली नाइंसाफी है। सही है।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सदर इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन शकील शेख समेत तमाम जोनल रीजनल ओहदेदारों को उनके ओहदों से फारिग कर दिया है। इस्लामाबाद की तमाम जोनल क्रिकेट एसोसिएशंस और रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस के मार्च 2023 में होने वाले इंतखाबात को गैर मौसर और कलअदम करार दिया है। इस वजह से उन्होंने तमाम ये कमेटी को फारिग कर दिया है। फैसला 27 मई को इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर के फैसले की रोशनी में किया गया है, जिसके बाद पीसीबी ने तमाम मुंतखब ओहदेदारों को फौरी तौर पर दफातर खाली करने और तमाम उमूर बंद करने की हिदायत जारी कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही है, और नोटिफिकेशन डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम नियाजी की जानिब से जारी किया गया। इस इक़दाम को इस्लामाबाद क्रिकेट की तंजीम नौ का अहम मरहला भी करार अच्छा, दिया। मतलब एक तरह से उनको ये तंजीम नौ का Restructure मरहला जो है करना है, वो। रीस्ट्रक्चर करना है, जिसकी वजह से वो ओल्ड स्ट्रक्चर को खत्म करने जा रहे हैं। बहरहाल ये थी वो खबरें जिनका आपको पता होना चाहिए सुबह सवेरे मॉर्निंग स्पॉट के अंदर, और फिर कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कुछ बजट के ऊपर बात करेंगे कि बजट आने वाला है तो बजट के अंदर कौन कौन सी नई इस्लाहात आएंगी, या फिर किस किस जगह पर टैक्स छूट होगा और टैक्स को कहीं पर कम किया जाएगा, कहीं पर बढ़ाया जाएगा, विच इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल थिंग। तो वो उसको भी आज डिस्कस करते हैं कुछ बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ, कुछ रियल एस्टेट कम्युनिटी के साथ। वो सारी चीज़ें एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे। बिल्कुल, स्टे विद अस।